आज मेरी पहली रात थी जब मैं जिगोलो के रूप में एक क्लाइंट के पास गया। जैसे ही मैं उस क्लाइंट के पास पहुंचा, उसने मुझे बहुत तेज़ी से मुंह पे तमाचा चढ़ दिया और मैं उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाया, बस अपने आंसुओं को छिपा करके बस शांत रह गया, क्योंकि एक मर्द अगर किसी की औरत के सामने रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और मैं उस टाइम पर सुसाइड करने का मन बना चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं गांव से मुंबई गया काम की तलाश में, एक्टर बनने के लिए, एक मॉडल बनने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, परंतु फिर भी मुझे टीवी में या फिर किसी फिल्म में कोई छोटा सा रोल भी नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। और मैंने एक्टिंग क्लास भी ली थी, इस वजह से मेरी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगे जब मैं ऑडिशन दूँ, तो फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं किस चीज़ की कमी थी, शायद किसी ऊपर बैठे हुए बंदे की कमी थी, शायद बिग बॉस की कमी थी, जो मेरे सर पर अपना हाथ रखे और मुझे काम मिल जाए, परंतु मुझे काम नहीं मिल रहा था। एक्टिंग क्लास लेने के बाद भी मुझे हर कोई रिजेक्ट कर देता था, मुझे कमियां ना होते भी कमियां बता देता और मुझे काम से निकाल देते थे। और आज कुछ ऐसा हुआ जब मैं अपना 48वां ऑडिशन देकर मेट्रो से हताश लौट रहा था घर के लिए। तो जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, तो तभी मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। वो लड़की मेरे पास आकर सट कर बैठ गई और उसने मुझे हाय कहा और उसने मेरा नंबर ले लिया। वो कहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगे। अभी तक मैं सुसाइड करने की सोच रहा था कि मैं ये घर पर जाकर आज रात को अपना हाथ चाकू से ऐसे काट देना है अपनी नसें, या फिर जहर लेना है, या फिर पंखे से लटकना है। मैं इस बारे में सोच रहा था, आखिरकार मैं सुसाइड कैसे करूँ या बिल्डिंग से कूद जाऊँ। ये मैं सुसाइड करने के अभी तक वो ढूंढ रहा था कि मैं ये किस तरह से सुसाइड करना है। परंतु तभी एक लड़की ने मुझे कहा और मेरा नंबर लिया और मुझसे पूछा कि डेट पर चलोगे। तो उस टाइम पर मैं हक्का बक्का रह गया। अचानक से एक लड़की मेट्रो में मेरे पास आकर बैठ जाती है और मुझसे मेरा नंबर ले लेती है और मुझे डेट पर जाने के लिए पूछते हैं बिना जान पहचान के। समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो मैंने उससे कहा कि ऑफ कोर्स चलूँगा, क्योंकि अब तक तो मैं दुखी था। क्योंकि अब तक आप सोच सकते हैं ना, जब कोई बंदा 48वां ऑडिशन देकर वापस लौट रहा हो फिर भी उसको रोल ना मिला हो तो वो कितना दुखी होगा। उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और सुसाइड करने का मन बना चुका था। वो घर वालों का बार बार पैसों के लिए फ़ोन आ रहा था कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि घर मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था, जिसको चुकाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। और अब मेरे पास भी पैसे नहीं बचे थे ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, अपना रहने का इंतज़ाम कर सकूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। तो मैंने उसको कह दिया ऑफ कोर्स मैं चलूँगा आपके साथ डेट पर, क्योंकि शायद इसी टाइम से कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाए। उस लड़की ने मुझे फ्राइडे नाइट्स मिलने को बुलाया और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उस लड़की ने मुझे कॉफ़ी ऑफर की और उसने मेरे से बारे में मेरी डिटेल्स मांगी, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरी पढ़ाई किया है, मेरी एज वगैरह, ये सब कुछ पूछा उसने मुझसे। और उस टाइम पर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी 6 से 7 महीने हो चुके थे मुंबई में आए हुए, कोई काम नहीं मिल रहा था और मेरे से किसी ने इस तरह से अच्छे से बात नहीं की थी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम पर, और लगता था कि अब तो बस यही जन्नत है, अब सब कुछ दुखों को भुला करके यहीं पर आराम से बैठ जाता हूँ। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह, इस तरह से सब कुछ पूछा। फिर वो लड़की मुझे बिस्तर पर ले गई, बट मैं इस बात से अनजान था कि कोई हमें वहाँ पर शूट कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि कोई वहाँ पर हमें शूट भी कर सकता है, क्योंकि वो कमरा बंद था। फिर उस लड़की ने मुझसे आगे पूछा क्या कुछ तुम काम करोगे। मैंने कहा कैसा काम, और मैं करने के लिए अचानक से तैयार हो गया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम तक सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। उस लड़की ने मुझसे कहा कि कल तुम्हें कहीं पर जाना है, किसी से मिलना है, और जाते ही सबसे पहला काम है तुम्हारा, जाते ही पहले पैसे ले लेना और उन पैसों को हम 50-50 करेंगे, मतलब आधे तुम्हारे और आधे मेरे पैसे होंगे वो। मैंने कहा ठीक है, अगर आधे आधे 50-50% शेयर मिल रहा है तो इससे अच्छी बातें हो ही क्या सकती है, और पैसे भी मिल जाएंगे, काम चल भी जाएगा आगे का। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कल का क्लाइंट तुम्हें पूरे 10,000 रुपये देगा, और मैंने उससे कहा कि आखिरकार काम है क्या, मुझे करना क्या है। उस लड़की ने कहा मुझसे
बस कल तुम वहाँ पर चले जाना। कल की रात आई और मैं उस होटल में कमरा नंबर 105 में गया। वहाँ पर एक 40 साल की औरत थी और जैसे ही मैंने डोर बेल रिंग की और उसने डोर खोला और मुझे चाटना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने मुझे चाटना शुरू कर दिया, मैंने उसको पीछे को धक्का दे दिया। मैंने उससे कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया, झपाट लगा दिया मुझे और उसने मेरे मुंह पर 10,000 रुपये इस तरह से फेंक दिए जैसे कोई भिखारी को देता है। और पैसे फेंकने के बाद उसने मुझसे कहा तुम एक जिगोलो हो, और जिगोलो का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा ना। और उस औरत ने फिर से मेरे साथ करना शुरू किया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि 25 साल का लौंडा एक 40 साल की अधेड़ औरत के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उस टाइम पर। मुझे पता नहीं था कि मैं किस दलदल में आकर फंस चुका हूँ और यहाँ से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं अपना पेट भर सकूँ, अपने परिवार को कैसे भेज सकूँ, क्योंकि घर से बार बार फोन आ रहा था पैसों के लिए। और मैं उस रात अपने पेट की आग के सामने झुक गया एक बार फिर। शुरुआत के वीक में जब मैंने ये काम शुरू किया, वीक में 2 या फिर 3 क्लाइंट्स के साथ मेरी मीटिंग होने लगी और मैंने सोचा कि पैसे भी मिल रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। और कोई क्लाइंट मुझे 10,000 रुपये देता तो कोई क्लाइंट मुझे 20,000 रुपये देता, जिसमें से 50% शेयर मेरा होता और 50% शेयर एजेंसी का होता। और मैं महीने के लगभग 1 लाख रुपये कमाने लगा था और मैं फाट से रहने लगा था, काफ़ी अच्छे से रहने लगा था। और मैंने अच्छे से ग्रूम करना शुरू किया फिर से, और क्योंकि उस काम में ग्रूमिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे एजेंसी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि तुम्हें हर टाइम ग्रूम रहना चाहिए। मैंने सोचा पैसे मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो इस तरह का काम करने में हर्ज ही क्या है। और अब मेरी डेली मीटिंग क्लाइंट के साथ फिक्स होने लगी। जब मेरी डेली मीटिंग्स होने लगी तो कभी कभी क्लाइंट में लड़के भी होते, जहाँ मेरे क्लाइंट्स लड़के भी होते, और कभी 2 या 3 क्लाइंट्स होते, कभी 2 लड़के 1 लड़की या फिर 1 लड़का 2 लड़की होते। इस तरह से भी मेरे क्लाइंट्स होते, और जिस कारण से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि डेली के डेली ये सफ़र कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए, तो उस लड़की ने कहा ठीक है ले लो ब्रेक। फिर कुछ दिन बीत गए तो उस लड़की का मुझे फ़ोन आया, तो उसने कहा कि एक क्लाइंट के पास जाना है, 4 क्लाइंट हैं और वो आपको 50,000 रुपये देगा। मेरी तबीयत बेकार थी तो मैंने कहा मेरी तबीयत बेकार है। तो उस लड़की ने कहा मैं आपको ना एक वीडियो व्हाट्सअप कर रही हूँ, शायद आपका मन बदल जाए ये वीडियो देख करके। और एट द लास्ट उस लड़की ने मुझसे कहा और हाँ कॉल करना मत बोलना मुझे। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो को देखकर मैं अपना सर पकड़कर 10 से 15 मिनट वहीं पर ज़मीन पर बैठ रहा है। आखिरकार ये कब हुआ और कैसे हुआ मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये किसने किया। मैं तभी भागा उस एजेंसी के पास गया, उस लड़की से मिला, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये इस तरह की वीडियो शूट किसने किया। उस टाइम पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था और मैंने अभी तक अपने घुटने किसी के सामने नहीं टेके थे, क्योंकि मुझे घुटने टेकने में मेरा ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। और घुटने टेकना किसी इंसान के सामने अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि कोई तुम्हें गिराना, घुटने टेकने का मतलब है कि वो इंसान तुम्हें अपने सामने गिराना चाहता है, मतलब नीचा दिखाना चाहता है। मैंने अभी तक अपने घुटने किसी के सामने नहीं टेके थे, परंतु उस लड़की से मैं भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, इस वीडियो को डिलीट कर दो। और मैंने उस लड़की के सामने अपने घुटने उस टाइम पर टेक दिए। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि तुम्हें ना इस क्लाइंट के पास जाना है, और अगर तुम नहीं गए तो ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स तो क्या पूरा संसार देखेगा, और हाँ तुम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, क्योंकि मैं उस टाइम पर बीमार था। मैंने उसको काम के लिए मना नहीं किया था, मैं बीमार था, मैंने बस यही कहा। और फिर भी वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर जाए थी, क्योंकि उन क्लाइंट्स को शायद मैं पसंद आ रहा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही थी, ज़्यादा बीमारी सहनी पड़ रही थी, और ब्लैकमेलिंग अब शुरू हो चुकी थी। उस रात मैं उस पार्टी में गया, मुझे पता नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज की रात सबसे बुरी रात होने वाली है, वो मेरी सारी ज़िंदगी अब तक तबाह होने वाली है। तो उस रात में उस पार्टी में गया, वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़की मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मतलब मेरे कुल मिलाकर 4 क्लाइंट थे वहाँ पर। उन चारों ने मिलकर मुझे इतना ज़्यादा ड्रग्स दे दिया, जिस कारण से मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और मैं पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से रिलीज हुआ और तभी मुझे नारकोटिक्स वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया, जिस कारण मुझे 6 महीने की सज़ा हुई और मैंने फाइन भी दिया था।
अब मैं उस दिन को कोसने लगा, आखिरकार क्यों मैं उस लड़की से मिला, मैं क्यों उसके साथ डेट पर गया, मैं क्यों उसके साथ बिस्तर शेयर किया, क्यों मैंने उसका कहा माना। और उस लड़की और उस एजेंसी ने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की, मुझे जेल से छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की, और ना ही हॉस्पिटल का खर्चा उठाया मेरा। जब ये नारकोटिक्स वाला केस चल रहा था, एक लॉयर से मुलाकात हुई जो काफ़ी अच्छा था अपनी लॉ फर्म में, और मैंने उसको सारी बातें बता डाली है कि ऐसे ऐसे उस दिन से ये सब कुछ मैंने उसके सामने बता दिया है सच सच। और उसने मुझे इस बार पूरा लॉ समझाया। और जैसे ही मैं जेल से निकला, एजेंसी का मुझे फिर से कॉल आया। एजेंसी मुझ पर निगाहें बैठी हुई थी कि वो कब जेल से निकले, और तभी अचानक से मुझे एजेंसी का कॉल आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। परंतु इस बार मैं अकेला नहीं गया, मैं अपने साथ अपने वकील को लेकर गया, और तब जाकर मैं इस दलदल से बाहर निकला। दोस्तों, जिगोलो का काम या फिर सेक्स वर्कर का काम, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, किसी दलदल से कम नहीं है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला है, क्योंकि एक फीमेल वर्कर को थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से या किसी से सहानुभूति मिल सकती है, परंतु एक मेल वर्कर को कभी भी किसी से सहानुभूति नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस दलदल से कैसे बच पाते हो, उन लोगों से, इस तरह की एजेंसी से आप कैसे बच पाते हो। क्योंकि इस बार मुझे बचना काफ़ी मुश्किल था, वो तो भगवान का शुक्र है मैं इस दलदल से बाहर निकल गया। क्योंकि अगर वो वीडियो मेरे पेरेंट्स तक पहुंच जाती या फिर वो वीडियो वो लीक कर देते, तो मैं तो कहीं का नहीं बचता हूँ। मेरे सुसाइड करने का ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं बचता। क्योंकि जब इस तरह के कंटेंट आपके पेरेंट्स देखते हैं, उस वीडियो में आप हो, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इन चीज़ों को। वो खुद पर बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है और खुद से बहुत ज़्यादा घिन आने लगती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, आप इस तरह की एजेंसी और इस तरह की लड़की से दूर रहें और इस दलदल में ना फंसें। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज और ऐसी स्टोरी जो रियल स्टोरी बेस्ड मेरी वीडियोज हैं आपके सामने जल्द से जल्द ला सकूं। और आपको अगर कोई कहानी मुझसे शेयर करनी है तो आप मेरे साथ कोई कहानी या कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।